हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो संघर्ष तो इस समय करना ही पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा हीटिंग हो रही है। लेकिन संघर्ष के साथ आप ये करते रहिए और अपनी सेहत के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा, क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आगे हम पढ़ कैसे पाएंगे। तो इसीलिए सब चीज़ों से बच के थोड़े फूड्स में भी अच्छे ठंडे फूड्स लें, ज़्यादा मसालेदार फूड्स ना खाएं, क्योंकि वो सब फूड्स खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसलिए हेल्थ का ध्यान रखते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। क्योंकि देखिए अभी नई नई अपडेट आई है कि क्लास 12th के भी शायद इस बार के जो एडमिशन है वो एक बार एग्जाम दे लें, लेकिन नेक्स्ट ईयर से उन्हें 2 बार एग्जाम देना है। तो जो हमारा कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए अब केवल पढ़ाई करने से नहीं, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए, तभी जाके हमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। तो जैसा कि हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आपको पूरे फर्स्ट चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, जो कि है मानव में रिप्रोडक्शंस। इसके पहले भी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, लेकिन प्लांट्स वाले पढ़े थे, जो कि हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म में हमने देखा था ना, फ्लावरिंग प्लांट्स में कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जिस तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन होता है तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगी। अब ये ह्यूमन में हो रही है तो हमें ह्यूमन में पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। अब देखिए, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो बाकी सभी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो हम कॉमनली पढ़ते हैं, इसमें हम मेल फीमेल नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे रिप्रोडक्शंस की बात आती है तो जैसा कि ह्यूमन है आपका एक लिंगी, तो इस वजह से इसको हमें अलग अलग पढ़ना होता है, नर में अलग और मादा में अलग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अगर बात आती है तो हम देख लें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन होता है क्या, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था। तो इसके पहले अगर आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो जैसे कि हम ये भी नहीं कह सकते कि जो भी रिप्रोडक्शन करता है वो जीव ही है। एक जीव रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे जंतु ले लें, बहुत सारे प्लांट ले लें, वो जीव तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि ह्यूमन में इनफर्टाइल ह्यूमन ले लिया जाए। अगर हम और देखिए तो जो वो मक्खियाँ होती हैं जो शहद इकट्ठा करती है, उसमें जो आपकी वी वर्कर्स होती हैं वो भी इनफर्टिलाइल होती हैं, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, फिर भी वो जीव तो है ही। तो एक जनन का मतलब ये होता है कि जैविक प्रक्रिया, हाँ बोल सकते हैं जैविक प्रक्रिया, क्योंकि जीव में ही होगी, लेकिन ये नहीं है कि हाँ सभी जीव में होगी, जिस जीव में होगी वही जीव होगा। तो बोल सकते हैं कि वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस ना होती तो फिर एक इंसान, एक जीव आता और फिर वो अपनी लाइफ जी के खत्म हो जाता, फिर हमें पता कैसे चलता कि हाँ ये जीव था। तो आज हम अगर सभी जीवों को जानते हैं तो वो मेन कारण है रिप्रोडक्शंस का। जो सभी जीव हम देख रहे हैं मेन रीजन है रिप्रोडक्शंस का, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही है। तो मान लीजिए जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन जैसा ही अगला ह्यूमन बना देता है। अब मान लीजिए अगर एक ह्यूमन रहता, रिप्रोडक्शंस नहीं करता, तो उसकी लाइफ चलती, उसका लाइफ स्पॉन्स होता और फिर उसके बाद वो खत्म, फिर मानव ही नहीं बचते। प्लांट का ले ले, चाहे किसी भी जंतु का ले ले, अगर रिप्रोडक्शंस नहीं होता तो हम उस जीव की जो निरंतरता है उसे हम देख ही नहीं पाते। तो एक बहुत एक इस पूरा जो हमारा पर्यावरण है इसको बनाने के लिए जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यही एक जीव को दूसरे जीव, एक जीव की पूरी निरंतरता क्या रखती है, बनाए रखती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। अब हमें मेनली इसमें मानव में रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो थोड़ी सी अगर हम बात कर ले तो जो मानव होता है, मानव ये एक लिंगी है। मानव एक लिंगी है। अब एक लिंगी मीन्स क्या, क्योंकि इसमें
अलग अलग लिंग होंगे, नर अलग होगा, मादा अलग होगा, इसीलिए इसे एक लिंगी बोला गया है। अगर यही ये होता कि मतलब जैसे कि हम फ्लावर्स में देख रहे थे, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें नर तथा मादा एक ही में होते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं कि वो द्विलिंगी है। जैसे कि केंचुओं को बोला जाए वो द्विलिंगी है एक जंतु में, लेकिन जो मानव है वो आपका एक लिंगी है। तथा जरायुज प्राणी है, जरायुज प्राणी है। अब ये जरायुज का मीन्स क्या हो गया, तो मतलब ह्यूमन एग तो देते नहीं है, मतलब अंडे तो देते नहीं, ह्यूमन डायरेक्टली शिशु को जन्म देते हैं। तो जो भी स्तनीय होता है, जो भी स्तनधारी जीव हैं, अगर वो एक शिशु को जन्म देते हैं तो उसे जरायुज प्राणी कहा जाता है। ये दोनों एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन एमसीक्यू लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यही छोटे छोटे टॉपिक आपके एमसीक्यू बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे रिप्रोडक्शन और मानव के थोड़ा सा बात। अब मानव में जब भी हम जनन पढ़ेंगे तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो आखिर इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, जैसे कि हमने फ्लावर में पढ़ा था निषेचन से पूर्व परिघटनाएं और निषेचन से पोस्ट परिघटनाएं, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो युग्मक जनन की होती है, फिर उसके बाद वीर्य सेचन का, फिर उसके बाद निषेचन, और फिर उसके बाद युग्मनज, फिर विदलन, अंतरालों पर गर्भावधि, फिर इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट ले लें तो वो हो जाता है आपका प्रसव। प्रसव यानी एक शिशु को जन्म देना। तो ये पूरे टॉपिक होते हैं। तो इसमें से यहाँ तक की तो क्रियाएं आपकी जो होंगी वो फीमेल में होंगी। अगर देखा जाए यहाँ से सारी जो क्रियाएं होंगी ये किस में होगी, मादा में होंगी। निषेचन हो गया, युग्मनज हो गया, विदलन हो गया, सब ये मादा में होगा। बचा हमारे यहाँ से युग्मक जनन। तो युग्मक जनन ये नहीं कि मादा में नहीं होता है, ये युग्मक जनन आपका दो तरीके से होता है। एक होगा आपका एग और दूसरा निर्माण होगा स्पर्म का। तो ये होता है आपके पास मेल में और ये होता है आपके पास फीमेल में। इसी को एग निर्माण तथा स्पर्म निर्माण को हम बोलते हैं युग्मक जनन। इसमें से युग्मक बनते हैं, तो जो मादा में युग्मक बनेंगे वो एग के रूप में अंडाणु के रूप में विकसित होंगे, और जो नर में युग्मक बनेंगे वो स्पर्म के रूप में बनेंगे। पहले स्पर्म बनेगा मेल में। तो ये युग्मक में भी अब यहाँ से मेल तथा फीमेल में हो रहा है गैमेटोजेनेसिस। अब जब गैमेटोजेनेसिस हो जाता है तो मादा में हम अभी पार्ट देखेंगे, तो गर्भाशय में आपके होते हैं ये सारी मतलब प्रक्रियाएं। उसमें जब अंडाणु बन जाएगा फिर उसके बाद इधर स्पर्म बन जाएगा। तो जब वीर्य सेचन का मतलब होता है कि स्पर्म तथा अंडाणु का मिलन। तो जब यहाँ से आपके पास स्पर्म मादा के जाएंगे सर में, तो वहां से फिर उसके बाद उनके मिलन को ही हम निषेचन कहते हैं। युग्मकों का संलयन ही आपका निषेचन कहलाता है। यानी निषेचन में आपका कौन से विधेयक, ये एग कोशिका तथा ये जो स्पर्म शेल है ये दोनों आपस में संलयित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और संलयन के बाद ये जो चीज का निर्माण करती हैं वो होता है युग्मनज। सबसे पहले जो निषेचन के बाद सेल बनती है उसे हम जाइगोट ही कहते हैं। प्लांट में भी हमने देखा था और ह्यूमन में भी हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद अब ये जाइगोट बन गया है तो उसमें पूरा विकास होगा एक शिशु तक बनने के लिए। तो यहाँ पे विदलन होता है, क्योंकि आपका जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है और वहीं पे आपके युग्मनज बनेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी कोशिकाएं वृद्धि होंगी, फिर उसके बाद वो उसमें वही विदलन जो होता है उसमें आपकी मोरुला ये सारी चीजें बनते हैं। कोशिका थोड़ी की संख्या वृद्धि करती है, क्योंकि युग्मनज जो होता है इसकी संख्या होती है 2, मतलब यहाँ पे 2 कोशिकाएं होती है, 2n कोशिकाएं होती हैं। कैसे, क्योंकि आपका जो एग है ये भी हैप्लॉइड है और जो स्पर्म है ये भी हैप्लॉइड है। तो जब 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं मिलती हैं तो वो 2n कोशिका बनाती है और यही हमारी फर्स्ट कोशिका होती है। अब इसी का गर्भाशय में रोपण तो हो नहीं जाता, ये थोड़ा सा वृद्धि करता है, जो प्रोसेस आपके विदलन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जब विदलन हो जाता है तो उस जो सेल बनेगी उसका गर्भाशय में अंतरालोपन हो जाता है, तो एक जगह वो फिक्स हो जाएगा, फिर वहां से उसकी वृद्धि शुरू हो जाएगी। तो गर्भावधि जो 1 से 9 मतलब 9 महीने तक की होती है, तो उसमें कैसे कैसे कब क्या कौन से बॉडी पार्ट बनेंगे, तो ये पूरा गर्भावधि का होता है। और जैसे ही आपकी गर्भावधि कंप्लीट होती है फिर उसके बाद प्रसव प्रक्रिया होती है और फिर एक बार एक शिशु का क्या होता है
जन्म होता है। तो यही सारी प्रोसेस हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम युग्मक जनन देखेंगे और नर में रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास नर में जनन। तो यहाँ पे नर में जनन जो होता है, नर जनन अंग स्थित होंगे। तो ये जो नर जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग, अगर इस देखा जाए तो इसकी जो स्थिति होती है वो आपकी श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला, यानी मतलब पेल्विक गर्डिल में आपके पूरे मानव जनन जो नर जनन होते हैं वो अंग होते हैं वो स्थित होते हैं पेल्विक गर्डिल में, श्रोणि मेखला में स्थित होते हैं। अब श्रोणि मेखला में ये पूरे जो अंग होते हैं इनके नाम देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वृषण, शेषनाग, फिर उसके बाद आपकी सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं तथा सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथि। इतने पार्ट होते हैं आपके पास एक नर जनन अंग में। और ये जैसे कि श्रोणि मेखला में उपस्थित होता है जो वृषण होता है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस, इसकी जो संख्या होती है वो एक जोड़ी होती है या दो, संख्या में दो और वैसे लिखे तो एक जोड़ी पाई जाती है ये। और बहुत सारी सहायक नलिका है, इनकी भी संख्या मतलब पूरी होती है, क्योंकि ये जो सहायक नलिकाएं होती हैं वो एक टेस्टिस में होती हैं, तो इनके भी संख्या दो दो ही होगी सहायक नलिकाओं की भी, मतलब ये भी आपकी एक पेयर के रूप में ही उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में दिख रहे हैं, अभी हम फिगर तक आते हैं, पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कितने जनन अंग होते हैं। तो ये श्रोणि मेखला में स्थित होता है, वृषण, सहायक नलिकाएं तथा सहायक ग्रंथियां जो होती हैं एक मानव में नर जनन के सहायक अंग होते हैं जिसमें आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है मानव का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्पर्म के निर्माण के लिए आपको थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए क्या करता है आपका जो मतलब नर जनन अंग होता है वो स्क्रोटम से बाहर होता है। और क्यों? क्योंकि इसको 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ये एक मान लीजिए जब शिशु का निर्माण हो रहा होता है तो उस टाइम ये होता है। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर कंडीशन होती है कि जो एक नर शिशु का निर्माण हो रहा हो और उसमें उसका जो नर जनन अंग हो वो स्क्रोटम से बाहर ही ना आया हो, जो टेस्टिस हो वो स्क्रोटम से बाहर ही ना आया हो शिशु, तो उस कंडीशन में हम उसको क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं, एक रोग हो जाता है। तो उसको क्रिप्टोकाइडिज्म आप कहीं पे ऐसे एमसीक्यू में आता है कि मान लीजिए एक तो आएगा कि जो नर जनन अंग होते हैं वो शरीर से बाहर क्यों होते हैं, तो क्योंकि टेम्परेचर के कमी के लिए, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ये रीजन हो गया। और कभी कभी यही है कि अगर पूछा जाए कि जो नर जनन अंग है वो स्क्रोटम से बाहर ना आए तो इसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्रिप्टोकाइडिज्म बोला जाता है। ठीक है, क्रिप्टोकाइडिज्म रोग, जब आपका ये बाहर ना मतलब बाहर ना आए। और ये कब होगा, ये जब शिशु का निर्माण हो रहा रहता है तभी आपके 6-9 मतलब इसे 7th मंथ में ही ये देखा जाता है। अब ये हो गए आपके पास नर जनन अंग। अब हम फिगर से समझते हैं कैसे कैसे इसमें होता है। तो ये जो आपका वृषण हो गया, अभी देखें कि हमने ये एक जोड़ी पाया जाता है, यानी 2 होगी इनकी संख्या। फिर उसके बाद शिश्न की संख्या, यहाँ इसकी संख्या में देखें तो ये एक ही होगा। नलिकाएं दोनों के पास, वृषण के पास होंगी तो ये पेयर में ही होंगी। और सहायक ग्रंथियां भी होते हैं, ये भी आपके पास एक जोड़ी। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती है यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी आपके पास एक जोड़ी पाई जाती है। तो ये पूरा एक मेल रिप्रोडक्टिव का फिगर लिया गया है। यहाँ से यह आपका मूत्राशय नलिका है और ये पूरा
मूत्राशय हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए सबसे पहले ये नलिका जो आपके पास आ रही है, इस नलिका को अगर हम नाम दें तो ये है आपकी शुक्रवाहिका। शुक्र नलिका। अगर इसकी भी संख्या देखिए भाई शुक्र नलिका की, तो ये भी आप देखिए इधर भी है और इधर भी है, तो इसकी भी संख्या आपके पास 2 है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें, इस स्टार्ट करते हैं, जो ये आपका टेस्टिस है, ये 1 और 2, ये मतलब इसकी जो आपका वृषण टेस्टिस होता है, अगर इसकी हम देखें लंबाई देखा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर की ये होती है। और एक टेस्टिस में आपके पास 250 पालियां होती हैं, 250 पालियां एक एक में। तो अगर यहाँ से दोनों में देखा जाए तो हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2। तो यानी अगर दोनों टेस्टिस में पूछा जाए कि आपकी वृषण नलिका कितनी होती है, तो वो आपके पास 500 होती हैं। और वृषण नलिका ही है कि जिसमें आपके शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। यही पालियां में, ये जो पालियां एक फिगर में आपको दिखाई गई हैं। तो वृषण के बारे में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि ये नरजनन में एक प्राथमिक जनन अंग है, जो एक जोड़ी उपस्थित होता है और इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। और उसके बाद इसमें 250 पालियां होती हैं प्रत्येक टेस्टिस में, और दोनों के मिला के आपके पास 500 पालियां पाई जाती हैं। अगर इससे कम पालियां हो ना, तो फिर उसमें शुक्राणु का निर्माण अच्छे से नहीं होगा, फिर शुक्राणु की संख्या कम हो जाएगी, तो शायद वो ह्यूमन में इनफर्टिलिटी का कारण हो जाता है, वो शायद रिप्रोडक्शन ना कर पाए सही से। अब देखिए इसमें हम देखिए तो ये जो आपकी ब्लू कलर से दिखाई गई हैं, यहाँ से इसकी देखिए तो यही आपकी वृषण पालिकाएं हैं। तो एक में दिखाएंगे तो भाई वृषण पालिका की संख्या कितनी होगी, एक में 250 होगी। और वृषण पालिकाओं में ही आपके पास शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण। तो अगर पूछा जाए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण पालिकाओं में, या तो इसको टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स बोलते हैं, इंग्लिश में टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बस निर्माण हो रही है, कोशिका आपके स्पर्म की बन रही है। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो थोड़ी सी जाली जैसी संरचना बन जाती है, ये इसे हम बोलते हैं वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस। तो जो आपका वृषण जालिका होता है, ये दिखाया जा रहा है आपके पास वृषण जालिका, इसमें जो आपके होते हैं शुक्राणु, मतलब वृद्धि करते हैं। अब वृद्धि करने के लिए क्या होगा, मतलब इनको पोषण मिलता है, एक प्रकार से पोषण मिलेगा तभी तो ये वृद्धि करेंगे। तो इनका वृषण पालिकाओं का काम केवल है शुक्राणु का निर्माण कर देना। अब ये जो आपकी वृषण जालिका दिख रही है ना, ये थोड़ी जाली जैसी नलिका ही है, पर जाली बनाई रहती है। और जाली इसलिए बनी रहती है कि उसमें लॉन्ग टाइम तक शुक्राणु जाएगा, और जितना उसे टाइम लगेगा उतना अच्छे से वो विकसित होता चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ से शुक्रवाहिका है। तो अब ये शुक्रवाहिका और ये आ रहा आपका अधिवृषण। तो अब मान लीजिए यहाँ पे तो ये थोड़े वृद्धि कर रहे हैं, तो जब पूर्ण रूप से वृद्धि कर जाते हैं तो अधिवृषण का भी काम होता है इसको मेच्योर करना, एडल्ट स्पर्म का निर्माण। मतलब जैसे कि उसमें आपका जो, वैसे अगर हम देखें तो सेल एक सर्कल्स के आकार की होती है, लेकिन अधिवृषण तक जाते जाते ये आपके पास, अभी हम जब शुक्राणु का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है, हेड टेल नेक में वो डिवाइड हो जाएगा। यानी हेड टेल में डिवाइड इसलिए होता है क्योंकि भाई उसको गतिमान होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके फ्लूइड में तैरना होता है, तो अब गोल सा रहेगा तो तैरने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसकी टेल बन जाती है, तो अच्छे से क्या कर सकता है, तैर सकता है। तो जो अधिवृषण का काम होता है, उसका काम होता है कि शुक्राणु को क्या करे, मेच्योर करे, ये कि अब आपका मतलब परिपक्वन। यहाँ से अगर हम एक और वर्ड करें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि परिपक्वन। तो आपके पास यहाँ से अधिवृषण में परिपक्वन होता है। फिर उसके बाद शुक्र नलिका है, तो भाई शुक्र नलिका का मतलब यही होगा कि ये शुक्राणुओं को यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करेगी। फिर उसके बाद यहाँ से भी सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा और यहाँ से भी आपके जाएंगे शुक्राणु। अब यहाँ से आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड्स है।
अब यहाँ से केवल आपके पास शुक्राणु हैं, लेकिन यहाँ से मतलब जो लास्ट में यहाँ से सीमेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सीमेंस के रूप में ही सीमेंस के साथ ही आपके शुक्राणु निकलते हैं। तो यही प्रोस्टेट ग्लैंड है जो यहाँ पे आपके पास जो शुक्राणु आएंगे तो ये इसमें अलग अलग चीजों को जैसे सेमिनल वेसिकल्स को यहाँ पे मिला देती हैं, जिसके कारण आपका ये जो होता है थिक फ्लूइड बन जाता है और उसमें शुक्राणु भी होते हैं। तो उसको हम अगले पॉइंट में देखेंगे, क्योंकि इसको डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारी, अभी यहाँ पे बस हम पार्ट पढ़ रहे हैं कि क्या क्या पार्ट है, कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम डिटेल्स में यहाँ पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अभी तो हमने बोल दिया कि आपके पास वृषण पालिकाएं हैं और उसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अंतराली कोशिका तथा सर्टोली कोशिका, और उसमें अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे कि उसमें ही आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब शुक्राणु चले जाते हैं तो यहाँ पे और सारी चीजें इसमें आके मिलती हैं, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल फ्लूइड्स, और मिलके इसको थिक बनाती हैं। और फिर इसके बाद जब भी मतलब ये परिपक्व हो जाते हैं, अगर नर में देखा जाए तो 14 से 15 के बाद वो एडल्ट हो जाता है, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो जब शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद इंसेमिनेशन कर सकते हैं। इसके लिए एज होती है, क्योंकि आपको जो टेस्टिस है ये प्राथमिक अंग है, लेकिन बाकी जो शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट होता है ये एक जो आपका फीमेल नर है उसको एडल्ट होने के बाद ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। और सेम यही कंडीशन आपके मादा पे भी अप्लाई होती है। मादा में थोड़ा सा पहले हो जाता है, अगर अब देखा जाए तो 11 से 12 के एज में मतलब उसमें अंडाणु का बनना शुरू हो जाता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं। वो साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपके अंडाणु बनने लगते हैं। तो ये है पूरी प्रोसेस आपके पूरे भाग नर जनन तंत्र की, कि कैसे कैसे नर जनन तंत्र होता है। और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आपको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 चैप्टर में आपके पास फिगर है, और इन्हीं फिगर आपके पास बायोलॉजी के जब भी एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम, तो वहां से आपके पास 5 से 6 फिगर देखने को मिल जाते हैं। मैं शॉर्ट में भी छोटा सा कोई दे देगा, और लॉन्ग में तो आपका यहीं से आएगा 100% गारंटी के साथ है, या तो आपके पास नर जनन तंत्र दे या तो मादा जनन तंत्र दे, और कभी कभी चांसेस होते हैं कि दोनों ही पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और ये आपका नर जनन तंत्र हो गया। इस फिगर को जितना हो सके आप अच्छे से बना के इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ से एक बार फिर से ऐसा रिवाइज कर लें तो ये पूरी आपके टॉपिक, सबसे पहले अगर हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है तो सिस्टमैटिक पढ़ना होगा। तो हमें पहले याद होना चाहिए कि हाँ हमें किस पे से किस पे जाना है। तो ये आपकी प्रोसेस हो गई कि सबसे पहले हम युग्मक जनन करेंगे, फिर उसके बाद वीर्य निषेचन होगा, फिर उसके बाद निषेचन की प्रक्रियाएं, फिर युग्मनज, फिर विदलन, फिर अंतराणु, फिर गर्भावधि। इस तरीके से आपकी प्रोसेस क्या रहती है, चलती रहती है। और लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो प्रसव यानी एक शिशु का जन्म होता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से नर जनन तंत्र देखा और ये आपके पास फिगर हो गए। अब थोड़ा सा इसको हम नर जनन तंत्र को और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। हमने देख लिया कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें बन रही हैं, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक पूरा अडल्ट मनुष्य में जो आपका यहाँ पे चीजें हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या क्या कार्य करेंगी, और बाकी यहाँ से शुक्र नलिका जो भी कार्य है यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये हमने एक माइंड्स में बनाया। तो अब हम देखते हैं वृषण की आंतरिक संरचना क्या होती है। हमने पूरे पार्ट्स को एक बार अच्छे से तो रिवाइज कर लिया कि हाँ देख लिया कहाँ कहाँ पे कौन से पार्ट होते हैं, लेकिन जो शुक्राणु निर्माण का जो आपकी मतलब भाग है उसको आंतरिक संरचना से देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि इससे समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने एक वृषण को बना लिया और वृषण की आंतरिक संरचना को हमें देखना है। तो वृषण की संख्या आपके पास होती कितनी है, 2 होती है एक नर में, यानी एक जोड़ी पाई जाती है। तो इसमें आपके पास अगर हम नलिकाएं देखें कि आखिर इसमें नलिकाएं कितनी होती हैं, तो उसको तो अभी देखते हैं। सबसे पहले ये जो दिखाया जा रहा है आपके पास, ये है वृषण पालिकाएं, और हमने देखा है कि इनकी जो संख्या है एक टेस्टिस में कितनी है आपके पास, 250 प्रत्येक, यानी दोनों का मिला के 500। अब इसमें भी ये जो पालियां हैं, प्रत्येक पालियों के अंतर्गत ही आपकी पाई जाती हैं इसमें शुक्र नलिका,
शुक्र जनक नलिका, इसको हमने थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लिया। मतलब शुक्र जनक नलिका जो होती हैं प्रत्येक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में 1 से 3 होती है इनकी संख्याएं शुक्र नलिकाओं की। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल है कि जो शुक्र नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, इसमें 2 प्रकार की कोशिका होती हैं आपके पास। एक कोशिका को हम नर जर्म कोशिका बोलते हैं और एक होती है आपकी सर्टोली कोशिका। इन कोशिकाओं में ही आपके पास होता है किसका? शुक्राणु का निर्माण। तो जो नर जर्म कोशिका हैं यही करती हैं शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण जैसा कि हमने उसमें देखा था लघु बीजाणु जनन में, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। वहां पे आप टैपिटम का नाम भूले नहीं होंगे क्योंकि टैपिटम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टैपिटम जो थी एक लेयर थी, वो लेयर आपके लघु बीजाणु को पोषण दे रही थी। तो सेम उसी प्रकार जो आपकी सर्टोली कोशिका होती है ये भी शुक्राणु को क्या करती है? पोषण देती है। शुक्राणु को पोषण, कि भाई वो बन रहा है तो पोषण तो बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बिना पोषण के फिर आगे वो वृद्धि कैसे करेगा। तो ये आपकी मतलब पूरी चीज होगी कि कैसे कैसे होता है। अगर हम यहाँ से नर जर्म कोशिका तथा शुक्र जर्म कोशिका देखें और ये बीच में आपके पास क्या पाए जा रहे हैं? अंतराली। ये जो बीच में खाली खाली जगह दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं अंतराली कोशिका। ये है आपके पास अंतराली कोशिका। अब इसका क्या कार्य है भाई? अंतराली कोशिका में एक आपके पास होती है लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका। और जो आपका लीडिंग कोशिका होती है ये निर्माण करती है एंड्रोजन हार्मोन्स का। एंड्रोजन हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी एंड्रोजन हार्मोन्स का काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण में, शुक्राणु के निर्माण में ये होता है आपके पास पूरे तरीके से कि किस किस तरीके से आपका जो शुक्राणु है वो निर्माण हो रहा है। तो इन सभी भाग में शुक्राणु निर्माण होता है। फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास देखिए तो ये शुक्रवाहिका हो जाती हैं और ये यहाँ से ये शुक्र नलिका हो जाती है। तो इनका काम क्या होता है? शुक्रवाहिका जो यहाँ से लिया जा रहा है ये आपकी शुक्रजनक नलिका है और ये जो अगर हम भाग देखें तो यहाँ से ये अधिवृषण है, अधिवृषण है। अधिवृषण का कार्य क्या होता है? ये शुक्राणु को परिपक्व करता है। अधिवृषण का जो कार्य देखें, शुक्राणु को परिपक्व करता है। यहाँ से अधिवृषण से जब आपके शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ से शुक्र नलिका से आपके शुक्राशय में चले जाते हैं। अब ये पूरा हो गया। अब यहाँ से कभी कभी आपके पास सर्टोली सेल, जर्म सेल किस प्रकार से होती है इसको भी डिटेल्स में देखा जाता है। तो आपके फिगर ऐसे करके कुछ बनाया है आपके पास बुक में, सेम जैसे हमने उसमें बनाया था प्लांट वाले में, उसी तरीके से कुछ इसमें भी बनाना है। तो इस तरीके का आपके पास होता है और इसमें एक में देखा जाए तो सेम ऐसे भी इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। इस तरीके से आपके पास ये होता है। यही जो है आपके पास ये जो खाली भाग दिख रहा है यहाँ से इस पूरे फिगर को अगर हम देखें तो ये आपकी क्या है? अंतराली, अंतराली कोशिका हो गई। और ये आपके पास इसमें हो गई सर्टोली कोशिका है।
सर्टोली कोशिका। डिटेल्स में देखा जाए तो ये आपके पास सर्टोली कोशिका हो गई। और ये जो दिख रहा है ना, इसी में आपके पास यही होते हैं शुक्राणु। शुक्राणु तो इस तरीके का आपका पूरा फिगर होता है। एक आपके एनसीईआरटी की बुक में ऐसे ही दिया है। तो ये बहुत कम चांसेस होते पूछने का, बस डिटेल्स में दिखाया गया था कि आपके पास जो शुक्रजनक नलिका होती है उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, एक नरजन्म कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। तो जो नरजन्म कोशिका होती है ये शुक्राणु को निर्माण करती है, फॉर्म करती है, और उसके बाद जो सर्टोली कोशिका है उसको पोषण देती है। अब इसके बाद यहाँ से ये सब किसके अंतर्गत थी आपके पास? वृषण पालिकाएं के अंतर्गत। तो वृषण पालिकाओं की संख्या एक टेस्ट ट्यूब में 250 और एक वृषण पालिका में 2 से 3, मतलब 1 से 3 आपकी पाई जाएंगी शुक्रजनक नलिकाएं। और उन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर उसके बाद अधिवृषण होता है। तो अधिवृषण का जो कार्य होता है वो होता है शुक्राणुओं को परिपक्व करना। तो ये पूरा आपके पास वृषण की आंतरिक संरचना हो गई कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो अगर हम बात करें नरजनन के कितने भाग होते हैं, तो पहला हमने वृषण देखा, फिर उसके बाद सहायक नलिकाएं हो गई, फिर उसके बाद इसमें ग्रंथियां हो जाती हैं, फिर उसके बाद बाह्य ग्रंथियां हो जाती है। जैसे कि इसमें अभी हमने पूरा फिगर जब बनाया था बड़ा वाला, तो उसमें देखा था कि शुक्र नलिकाएं थी, तो वो आपकी हो जाती है बाह्य नलिकाएं। इसके बाद थोड़ा सा बचा है, क्योंकि यहाँ से पूरा शुक्राणु बन के आपके पास शुक्र नलिका द्वारा शुक्राशय में चला जाएगा, वहां पे स्टोर रहेगा कुछ टाइम के लिए। लेकिन आपके पास कुछ ग्लैंड्स हैं, और वो ग्लैंड्स आपके पास क्या करती हैं? शुक्राणु में एक सीमेंस को देती हैं, और वही फिर उसके बाद कैसे इंसेमिनेशन होता है और इंसेमिनेशन में क्या सहायता करती है उसे हम देख लेते हैं कि आखिर जो आपके पास सहायक ग्रंथियां होती हैं उनका काम क्या है। ये तो सहायक नलिकाएं पूरी हो गई, कैसे कैसे निर्माण हो रहा है। अब इसके बाद हम सहायक ग्रंथियों को देख रहे थे, और जो सहायक नलिका के ही अंतर्गत आता है आपके वृषण की आंतरिक संरचना आ जाती है। तो इस तरीके से आपको पूरा माइंड में याद रखना है, और बैलेंस जितना हो सके उतना उसका फिगर से ही नोट्स बनाइएगा, फिगर में ही सारी चीज़ों को लिख के, और फिगर से ही आप एग्जाम में भी लिखने की समझाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनका युद्ध क्या है। अब हम देखते हैं, अगर बात करें कि आपके पास सहायक नलिकाएं कितनी होती हैं, तो आपके पास 4 सहायक नलिकाएं हैं। सबसे पहले वृषण जालिका, फिर शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण तथा शुक्रवाहक। तो सबसे पहले आखिर मतलब जो आपके पास शुक्राणु बनते हैं तो वृषण जालिका में आते हैं। शुक्राणु वृषण जालिका में आने के बाद आपके पास शुक्रवाहिका में जाएंगे, फिर शुक्रवाहिका से अधिवृषण में, फिर अधिवृषण के आपके पास शुक्रवाहक में आएंगे, और फिर यहाँ से मूत्राशय के बाद मूत्रवाहिका में क्या हो जाएंगे? यहाँ से मूत्रवाहिका में चले जाते हैं। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे शुक्राणु नलिकाओं में जा रहा है। अब ये तो इनका कार्य होता है बस पहुंचाना, यहाँ से वहां जाना, और इसी बीच इनके जैसे कि देखिए अधिवृषण का जो कार्य था एपिडाइमिस का, वो उसको मेच्योर कर देता था, परिपक्व कर देता था। तो इन्हीं बीच जाते जाते उनको परिपक्व पोषण सारी चीजें मिलती रहती हैं। इनका प्रोसेस होता है इसकी। सबसे पहले आपकी जो वृषण जालिका में आएंगी, मतलब जो आपकी शुक्र नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, ये आपकी ओपन किस में होती हैं? शुक्र जालिका में। फिर शुक्र जालिका किस में जाएगी? शुक्रवाहिका में। फिर जो शुक्रवाहिका आ जाएगी वृषण में, और वृषण फिर उसके बाद जाएगा वास डिफरेंस में, और फिर उसके बाद यहाँ से मूत्राशय से होकर ये मूत्रवाहिका में चला जाएगा। तो इस तरीके से इंसेमिनेशन तक हो जाता है। अब ये तो सहायक नलिकाएं थी, ले जा रही थी, लेकिन इनके बीच ही आपके पास सहायक ग्रंथियां होती है जो कि इंपॉर्टेंट रोल्स निभाती हैं। तो आपके पास शुक्राशय देखा जाए तो ये एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी शुक्राशय, क्योंकि दोनों वृषण की साइड से आता है, तो एक वृषण की साइड और दूसरे वृषण की साइड, तो इनकी संख्या मिलके 2 शुक्राशय हो जाते हैं। तो इनकी संख्या याद रखेंगे कितनी है? एक जोड़ी, और संख्या में 2। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इनकी संख्या 1 है। फिर उसके बाद जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, इनकी भी जो संख्या होती है आपके पास एक जोड़ी, एक जोड़ी। तो ये पूरा हो गई आपकी सहायक ग्रंथियां। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसका कार्य होता है कि ये क्या करती है? शुक्राणु में सीमेन को
मिलाती है। और आपके पास सीमेन में होता क्या है, या तो मतलब ये फ्रक्टोज टोज और कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपके पास पाए जाते हैं सीमेंट्स में। देखा जाए यहाँ से जाके वो फिर सुक्राणु में मिल जाते हैं। अब इसका जो कार्य होता है मिलने के बाद ये मतलब जब बनाते हैं तो यही आपका क्या कहलाता है, सीमेन। तो सीमेन में अगर बात की जाए क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो फ्रक्टोज, कैल्शियम, अगर ग्लूकोज, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मेन जो देखा जाए वो सुक्रोज और मिनरल्स में देखा जाए तो आपके पास कैल्शियम। तो इन दोनों को याद रखना है कि सीमेंट्स में आखिर क्या पाया जाता है, तो फ्रक्टोज तथा कैल्शियम। फिर उसके बाद जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, इसका जो कार्य होता है, ये क्या करते हैं इंसेमिनेशन के टाइम, मतलब ये जो वर्क करती है मिशंस के समय एक फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, स्रावन करती है, जो इंसेमिनेशन में सहायता करता है, सहायता करता है। मतलब एक बहुत ही जैसे स्नेहक लिब्रिकेशंस, मतलब जो स्रावण करती है फ्लूइड, जो बात करें तो वो कैसा फ्लूइड होता है आपके पास, स्नेहक लिब्रिकेशंस फ्लूइड्स होते हैं, वहां से जो सिक्रीट करती है, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, और जिसके कारण इंसेमिनेशंस में क्या होती है, हेल्प हो जाती है। मतलब आराम से, मतलब यहाँ से चिपचिपा सा पदार्थ होता है तो वो सिक्रीट होता है। तो ये हो गया आपके पूरे नर जनन तंत्र, हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना वर्क होता है और यहाँ से आपके पास शुक्राणु बन चुके हैं और इंसेमिनेशंस के लिए वो तैयार है। अब इसके बाद हम देखेंगे अंडाणु का निर्माण, और वो होगा किसमें, फीमेल में। और ज्यादातर आपकी जो अगर मानो रिप्रोडक्शन देखा जाए तो वो सारी प्रक्रिया किसमें होती है, फीमेल्स में होती है, क्योंकि वहीं पे मान लीजिए अंडाणुओं का निर्माण भी पढ़ेंगे, हो गया निर्माण। हमने यहाँ पे ये जो प्रोसेस है शुक्राणु तक तो हमने छोड़ दिया, इसके बाद शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, शुक्राणु का स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, क्योंकि कई बार उसका स्ट्रक्चर्स पूछा गया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे देख लेंगे। और उसके बाद जस्ट हम आ जाएंगे आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसको फिगर से बना के अंडाणु के निर्माण से फिर निर्माण आ जाएगा। फिर यहाँ से देखना कि ये इंसेमिनेशंस के लिए तैयार है, और जब भी इंसेमिनेशंस हो जाता है, यानी एक अंडाणु को शुक्राणु मिल जाता है, उसके बाद निषेचन की क्रिया होगी, और इसके बाद बहुत प्रोसेस स्टार्ट होती हैं, तो उसे हम देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो तो छोटा था, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसमें टॉपिक, क्योंकि इसमें आपके पास वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स भी आ जाती है, इस वजह से उस टॉपिक को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग का ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।